दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वापस सामाजिक विज्ञान का। याद रखें ये प्रश्न बैंक है और प्रश्न बैंक से आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में बताऊंगा। आज देख सकते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह सत्र 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं और कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। टाइम टेबल आ चुका है 12 अप्रैल से लेकर के तो 27 अप्रैल तक। और इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन है ना, बड़े क्वेश्चन उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसके पहले मैंने सामाजिक विज्ञान के 5 वीडियो अपलोड करे थे जिसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बता दिए हैं। ठीक है, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं और सिर्फ आपके प्रश्न बैंक में से ही परीक्षा में आएगा, ये जरूर याद रख लेना। मतलब कि 100% 100% इस परीक्षा बैंक में से आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि जो प्रश्न बैंक है ना, इसी में से आएंगे। तो एक बात अच्छे से याद रखें कि अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए प्रश्न बैंक है तो उसमें से आप पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं और किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बता देना। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th क्लास मध्य प्रदेश का सारा सिलेबस हमारे इस चैनल पर अपलोडेड आपको मिल जाएगा 10वीं क्लास का। ठीक है, सारे विषय के सेट पेपर आपको इसी में मिलेंगे जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद में जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है उसमें इसी प्रश्न बैंक से क्वेश्चन बनेंगे। और एक और बात समझ लेना कि प्री बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं वो पेपर आपको हमारे इस चैनल पर बता दिए जाएंगे पूरे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी। तो आज हम क्या जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और बड़े क्वेश्चन होंगे, याद रखना, सामाजिक विज्ञान के। तो दोस्तों ये प्रश्न बैंक पर आधारित है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये जो प्रश्न बैंक है, ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। तो इसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी और वार्षिक परीक्षा में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी, इकाईवार महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई 1 अध्याय 1 भारत में संशोधन भाग 1 व भाग 2। अब इस पर 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे इस इकाई से जो कि मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों आपको मैं प्रश्न और उत्तर दोनों बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मृदा से क्या आशय है। मृदा से क्या आशय है, पहला क्वेश्चन है आपका। ये 2015 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा से क्या आशय है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा दोस्तों। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि सर हमें प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो आपको यही प्रश्नों के उत्तर मैं प्रश्न बैंक में से बता रहा हूँ और ये कि यही प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मृदा से क्या आशय है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे भूपर्पटी का ऊपरी भाग जिसमें पेड़ पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसका भाग? भूपर्पटी का। ठीक है, भूपर्पटी का ऊपरी भाग जिसमें पेड़ पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। इसका निर्माण हजारों वर्षों तक मूल चट्टानों के अपक्षय से होता है। ठीक है, अपक्षय मतलब होता है दोस्तों टूटना। अपक्षय मतलब क्या होता है? टूटना। तो ये इसका जो निर्माण है, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो हजारों वर्षों तक मूल चट्टानों के अपक्षय से होता है और उसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मृदा। अब दूसरा प्रश्न देखो, मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण से क्या आशय है। मृदा अपरदन, ठीक है, एक तो मृदा अपरदन आपको बताना है और उसके बाद में मृदा संरक्षण बताना है, दोनों। तो समझो मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना या मृदा अपरदन कहलाता है। क्या होता है इसमें मृदा अपरदन में कि बहते हुए जल और वायु के कारण में मृदा का जो आवरण है वो हट जाता है। ठीक है, मृदा का जो आवरण है वो हट जाता है और अगर मृदा का आवरण हटता है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मृदा अपरदन का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मृदा संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है दोस्तों बचाव। ठीक है, संरक्षण मतलब क्या होता है, याद रखेंगे आप सभी, बचाव। तो मृदा संरक्षण समझे अच्छे से, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। मृदा अपरदन और
मृदा क्षरण एक ही बात है। ये मतलब कि देखना, क्षरण मतलब होता है उसका मतलब ह्रास या कह सकते हैं हम विनाश। ठीक है, तो एक और बात इसमें समझना, कटाव भी उसको हम बोलते हैं। अब देखिए, मृदा अपरदन के कोई दो कारण बताइए। ये आपका 2018 में पूछा गया था प्रश्न, अच्छे से समझना, याद करना। मृदा अपरदन के कितने कारण पूछे हैं? 2 कारण पूछे हैं, तो आपको 2 ही कारण याद करने हैं। पहला देखिए, समझ ले इसे, मृदा अपरदन से आशय। मृदा अपरदन का आशय मृदा के आवरण को हटाना या स्थानांतरित होना, ये मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन के कारण मतलब कि जो मिट्टी का कटाव है ये क्यों होता है? अपरदन मतलब क्या होता है? कटाव। तो ये इस प्रकार होता है, समझ ले इसके कारण क्या है। पहला कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश। ठीक है, मतलब कि वन अगर मानव काटेगा तो मृदा अपरदन होगा। और अगला देखिए, अत्यधिक पशुचारण, अगर ज़्यादा पशुओं को चराएगा तो भी क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, जो झूमिंग कृषि आदिवासी करते हैं ना, उसके द्वारा भी क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। पवन अपरदन, ठीक है, हवा के कारण भी अपरदन होता है। और अमनोवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, मतलब कि अवैज्ञानिक तरीकों से भी अगर कृषि की जाएगी तो भी वो मृदा अपरदन को, ठीक है, बढ़ावा देगी। तो ये आपके मृदा अपरदन के कोई 2 कारण हो गए, लेकिन इसमें कितने कारण दिए हैं? इसमें 5 कारण दिए हैं। 5 में से आपको 2 कारण याद कर लेने अच्छी तरह से। वैसे अगर 5 ही आप याद कर लोगे तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम इस प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये भारत में पाई जाने वाली क्या है? ये भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है? भौम जल किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब भौम जल के मुख्य स्रोत बताना है कि जो भौम जल है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो समझ लो, ये कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10वीं क्लास मध्य प्रदेश का सारा हर विषय का मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। भौम जल के मुख्य स्रोत वाले प्रश्न की हम बात कर रहे थे, चलिए उत्तर देखिए। भौम जल कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और याद रखें, तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि में किया जाता है। अच्छा, इसके जो मुख्य स्रोत पूछे हैं, तो मुख्य स्रोत क्या है? कुआं और ट्यूबवेल, ये तो भौम जल के मुख्य स्रोत है। तथा ये मानवीय उपयोग के अतिरिक्त किस में काम आता है? कृषि भूमि की सिंचाई में भी काम आता है, बागवानी में काम आता है, ठीक है, और उद्योग में भी काम आता है, उद्योग में भी काम आता है। तो ये भौम जल के मुख्य स्रोत याद रख लेना आप। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। भारत में कृषि विकास से संबंधित निम्न में से किन्हीं एक क्रांति का उल्लेख कीजिए। ये 2016 में भी पूछा गया था, और 17 में पूछा गया, और 18 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, समझ लो इसे, कि कृषि विकास से संबंधित कोई भी एक क्रांति आपको बताना है। तो कौन कौन सी क्रांतियाँ समझ ले, और सारी क्रांतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। हरित क्रांति, ठीक है, क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। दूसरा है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध फलों का उत्पादन है, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन है। ठीक है, इनमें से आपको एक क्रांति के बारे में समझाना है, लेकिन याद होनी चाहिए आपको सारी क्रांतियाँ। ठीक है, क्योंकि वो अगर दे देंगे आपको चारों क्रांति और चारों में से आपको एक बतानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति किसे कहते हैं। भारत में कृषि की उन्नति हेतु, भारत में कृषि की उन्नति हेतु, उन्नति मतलब होता है विकास। तो भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966-67 में, 1966 और 1967 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन करके कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ, जिससे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न क्रांतियों का योगदान रहा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति
श्वेत क्रांति पशुपालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखना, इसमें पशुपालन से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये पशुपालन से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रयास किए गए हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा याद रखना कि जो ऑपरेशन फ्लड है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो श्वेत क्रांति है ना, इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसमें क्या होता है, श्वेत क्रांति में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास, ठीक है, यही श्वेत क्रांति है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति। ठीक है, क्या बात करेंगे? गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं, फिर पीत क्रांति किसे कहते हैं। गुलाबी क्रांति समझ लो आप। गुलाबी क्रांति का संबंध फलों का उत्पादन से है। मतलब कि जो फलों के उत्पादन में वृद्धि ही गुलाबी क्रांति है। भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध जैसे आम, केला, संतरा, नींबू, अनानास, नारियल, सेब, काजू, बादाम आदि के उत्पादन में वृद्धि से है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध याद रखना फलों का उत्पादन है। अब गुलाबी क्रांति के बाद में हम देखते हैं दोस्तों पीत क्रांति। पीत क्रांति का उत्पादन किससे है? तो तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु तिलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने से संबंधित है पीत क्रांति। अगर पीत क्रांति जैसे याद करना है तो किस प्रकार से याद करोगे? तिलहन उत्पादन का इसमें मतलब कि वृद्धि होती है और तिलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास इसमें किया जाता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की गई थी। किसकी? टेक्नोलॉजी मिशन की इसमें शुरुआत की गई थी। किसके क्षेत्र में? पीत क्रांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या बताया है? ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ये 2019 में पूछा गया था। इसमें क्या बताना है आपको? जो ऊर्जा के एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों साधनों के नाम बताना है। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन देखिए, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत सम्मिलित है। ठीक है, ये तो कौन से साधन हो गए? ये ऊर्जा के परंपरागत साधन हो गए। मैं लिख रहा हूँ ऊर्जा के परंपरागत साधन, आप उनको नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो हो गया परंपरागत में कोयला, और दूसरा हो जाएगा खनिज तेल, और इसके बाद में जो तीसरे नंबर में आपका आ जाएगा प्राकृतिक गैस, और उसके बाद में नंबर 4 चौथे नंबर में आपका हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत ये क्या है? ये आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, परंपरागत स्रोत हैं किसके? ऊर्जा के। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। अब देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। गैर परंपरागत साधन में क्या क्या आता है? ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सौर ऊर्जा, ठीक है, और उसके बाद में पवन ऊर्जा, इसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा, और उसके बाद में नंबर 4 है भूतापी ऊर्जा, और उसके बाद में नंबर 5 है गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस। तो ये क्या है? ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। कैसे है? गैर परंपरागत साधन है ये ऊर्जा के। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया कि ऊर्जा के परंपरागत साधन में क्या आएगा? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन है उसमें आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, गोबर गैस। ये सभी क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न था अभ्रक वाला। ठीक है, अभ्रक के कितने उपयोग बताना है? 2 उपयोग बताना है। देखिए पहला, अभ्रक गर्मी तथा बिजली के लिए कुचालक होता है। इसका उपयोग, अब इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? बिजली उद्योग में किया जाता है, टेलीफोन रेडियो उद्योग में किया जाता है, वायुयान उद्योग में किया जाता है, मोटर परिवहन में किया जाता है, और औषधियाँ आदि बनाने में किया जाता है। तो यह है अभ्रक के उपयोग। ठीक है,
अभ्रक के उपयोग कितने पूछे, 2 पूछे हैं, लेकिन बताए कितने उन्होंने, 5 बताए। अब 5 में से आप 2 तो याद अभी हो गए होंगे कि अभ्रक बिजली उद्योग में उपयोग होता है, टेलीफोन में होता है, वायुयान उद्योग में होता है, मोटर परिवहन में होता है और औषधियाँ बनाने में होता है। अब 5 में से 2 तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये 3 क्वेश्चन में बताऊंगा, इसके बाद में अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न और उत्तर हैं। प्रश्न बैंक में से ही सारे प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न शब्द सीमा आपकी 75 से लेकर के तो 120 है, 75 से 120 है। और ये कितने नंबर के, 3 और 4 नंबर के प्रश्न है ये, तो 3 और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सामाजिक वानिकी योजना देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, 2018 में पूछा गया प्रश्न था कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो इसको उत्तर में आपको लिखना है। देखिए ये वृक्षारोपण की योजना है। दूसरा है सामाजिक वानिकी योजना विश्व से प्राप्त वित्तीय सहायता से शुरू की गई है और इसके अंतर्गत खेतों सड़कों में रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है। तो ये सामाजिक वानिकी योजना थी। इसमें वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलती है। खेत और सड़क और रेल लाइन के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न था। तो मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझ लें। पहला देखिए मानव जीवन में मृदा का महत्व निम्नलिखित है। पहला है इसमें मृदा जीवन का आधार है। दूसरे में आपको लिखना है मृदा से ही कृषि संभव है और कृषि से ही हमें भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है। और थर्ड वाला है न केवल मानव वरन पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी जगत वनस्पति जगत का आधार मृदा ही है, क्योंकि विभिन्न प्राणियों की आवास मतलब कि रहना, आवास की भी मतलब जो आवास है वो भी किस पर निर्भर है, मिट्टी पर ही निर्भर है। आवास भी किस पर निर्भर है, मिट्टी पर निर्भर है। तो मानव जीवन का जो मानव जीवन में मृदा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये 3 बिंदु आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखिए वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। संग्रहण मतलब होता है बचाना। क्या होता है, संग्रहण मतलब होता है बचाना या फिर एकत्रित करना। क्या होता है, याद रख लो, एकत्रित करना। संग्रहण मतलब क्या होता है, बचाना, एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। तो जो वर्षा का जो जल है, ठीक है, वर्षा का जो जल है उसे हम संग्रहित क्यों करें, जरूरी है क्या, ये आपको बताना है कि वर्षा जल जो संग्रहण है वो क्यों जरूरी है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ही। चलिए देखते हैं कि जो वर्षा का जल है वो हम क्यों बचाते हैं और क्यों बचाना चाहिए। पहला देखिए जल संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, मतलब कि जो जल संसाधन है उसकी जो मात्रा है वो क्या है, सीमित है, ठीक है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। इसके बाद दूसरा देखिए, जिन प्रदेश में पानी की कमी होती है लेकिन वर्षा ऋतु में जल पर्याप्त मात्रा में होता है, यदि वहाँ वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी की समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है इसका अर्थ समझ लें कि जिन प्रदेश में अगर पानी की कमी है और अगर वर्षा वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो अगर हम वर्षा के जल को संग्रहित कर लें, इकट्ठा करके रख लें, तो जो गर्मी में जो जल की समस्या है उसको हम हल कर सकते हैं। तो इसलिए भी वर्षा का जल संग्रहण जरूरी है। तीसरा देखिए, पृथ्वी पर पीने योग्य जल केवल 3% ही उपलब्ध है। कितने प्रतिशत है, 3% ही उपलब्ध है। इसलिए वर्षा जल को संग्रहित किया जाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जो वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, बारिश का जो पानी होता है उसको हमें संग्रहित करना चाहिए। संग्रहित करना चाहिए मतलब कि उसे बचाना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इतने सारे, मतलब कि जो 1 इकाई है इसमें से मैंने आपको 90% क्वेश्चन बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको अगले प्रश्न मिलेंगे जिसमें देखिए जल संरक्षण के उपाय मैं आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इकाई हमारी रहेगी। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा इसके बाद वाले वीडियो में वो भी समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। यहाँ से आपको अगला वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।